हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 9 सोशल साइंस का आपका चैप्टर 7 इलेक्शंस करवाने वाला हूं। मोस्ट इजी एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है। कंप्लीट चैप्टर, सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई क्वेरी होती है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। इलेक्शंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम इलेक्शन का मीनिंग समझते हैं कि इलेक्शंस का मतलब क्या होता है। इसको हम चुनाव भी कहते हैं। सो इलेक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, हमारे नेताओं को चुनते हैं। और डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट खुद डिसीजन नहीं लेते, बल्कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो कि उनके बिहाफ पर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके पास राइट होता है वोट डालने का। फिर वोटिंग होती है, ठीक है। वो अपना वोट जो है वो डालते हैं। फ्री एंड फेयर तरीके से जो है इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई लोग वोट डालते हैं और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि गवर्न करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। फिर गवर्नमेंट बनती है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सरकार बनाते हैं। सरकार देश के लिए कानून बनाती है, देश को चलाती है। तो इलेक्शन हेल्प पीपल टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट। अगर लोग हैं सरकार चलाना चाहते हैं तो खुद तो नहीं आके बैठेंगे, पर वोटिंग करेंगे इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू और कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी क्या है ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस कितने जरूरी हैं। सबसे पहले तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू ही इलेक्ट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव लॉज बनाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। सो दिस इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स द विशेस ऑफ द पीपल, कि लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो विशेस है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी का मतलब सीधा होगा। फिर है पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन जो 18 प्लस है इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल, उसको एक वोट डालने का राइट है और वोटिंग राइट इक्वल्स है। ठीक है, यानी कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, पैसा, एजुकेशन का लेवल देखकर ये नहीं हो जाता पढ़ा लिखा है उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है, अनपढ़ की कम है। ऐसा नहीं है, वोट का वैल्यू सभी के लिए इक्वल है। गवर्नमेंट बिकम्स अकाउंटेबल। जब इलेक्शन होगा वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अच्छे से काम करना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी हो जाएगी। वो जानते हैं कि लोग उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे और अगले इलेक्शंस में अपना वर्डिक्ट दे देंगे। अगर सही से काम नहीं करोगे तो लोग उनको हटा देंगे सरकार से, और यही वो चीज है जो सरकार को अकाउंटेबल या आंसरेबल बनाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, फेयर होती है ना, सभी को एक चांस मिलता है। तो इलेक्शन से अगर मान लो इनकेस गवर्नमेंट में कोई नेता पसंद नहीं आ रहा, आप उसको पीसफुल तरीके से बदल सकते हो। आपको कोई वायलेंस, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वोट करो और आप अपने नेता को बदल दो, सिंपल सा आपके पास ये राइट है। एंड इलेक्शन कैंपेन्स और डिबेट्स जब होती हैं तो लोगों को पब्लिक इश्यूज के बारे में पता चल पाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पता चल पाती हैं, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चल पाता है जब कैंपेन्स वगैरह चलाई जाती हैं। सो इससे क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, डेमोक्रेसी इससे और ज्यादा स्ट्रांग होती है जब इलेक्शंस होते हैं। सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में इस टाइम पर इंडिया की है। तो पॉपुलेशन और वोटर वाइज इंडिया नंबर 1 पे है। इंडिया में नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं हर 5 साल में। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इलेक्टोरल सिस्टम, अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब होता है एक मेथड जिससे लोग वोट डालेंगे, फिर उसके बाद वो सीट्स बनेंगी लेजिस्लेचर में। ठीक है, यानी कि जो आपका पार्लियामेंट है वहां जो सीट्स बनेंगी वो कैसे बनेंगी, उसका मेथड क्या होगा। तो हर देश में अलग मेथड होता है, इलेक्टोरल सिस्टम अलग चलता है। जैसे मैं आपको बताऊं मेन कौन कौन से इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। यहां पर क्या होता है
मान लो कैंडिडेट ए बी सी डी, एक जगह से 4 लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें से अगर कैंडिडेट ए के पास सबसे ज्यादा वोट आए हैं तो वही वहां से जीत जाएगा और सीट सिक्योर करेगा। ठीक है, सो ऐसे में इंडिया में ये सिस्टम चलता है। लोकसभा के इलेक्शंस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो आपकी स्टेट की विधानसभा होती है, जो एमएलए चुने जाते हैं, या लोकसभा में एमपी चुने जाते हैं, उसमें एफपीटीपी सिस्टम ही फॉलो होता है। जो कैंडिडेट ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स लाएगा वो वहां से जीत जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर 5 कैंडिडेट एक इलेक्शन में लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट ला रहा है, जैसे 1 2 3 4 5, सो अगर इसको 32% वोट इसको मिल रहे हैं, चाहे भले ही 50% ना मिले, बट 32% भी अगर मिल गए तो ये जीत जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 50% वोट मिलेंगे तभी वो मेजोरिटी बनेगी, नो। तो एक तो बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और सरकार स्टेबल बनती है। जब कोई पूरी वोट लेकर आ रहा है तो वो सरकार गिरती नहीं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, सभी पार्टीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिल पाता, ये इसका ड्रॉबैक भी है। दूसरा इलेक्टोरल सिस्टम जो इंडिया में चलता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको आप समझो। इस सिस्टम में सीट्स जो होंगी वो पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दे गेट। जितने परसेंट वोट लाओगे उतने ही परसेंट आपको सीट्स मिलेंगी, सिंपल है, उसी प्रोपोर्शन में। सो इट मींस इफ अ पार्टी गेट्स मोर वोट्स, ज्यादा वोट मतलब ज्यादा सीटें आपको मिलने वाली हैं। तो इसमें छोटी पार्टियों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, क्योंकि कुछ वोट तो वो भी लाएंगे और कुछ सीट्स उनकी भी होंगी। सो मान लो ये पूरा इनकी पार्लियामेंट का सीन है, तो पार्टी ए, पार्टी सी, बी, डी, ये जितने भी हैं, ये जितने भी वोट ला रहे हैं, अपनी अपनी सीट उनको उस प्रोपोर्शन में मिल रही है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो ये इजराइल में चलता है, नीदरलैंड में चलता है, 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टी है, मान लो पार्टी ए है, ठीक है, इसको 30% वोट मिले तो इसको लेजिस्लेचर में 30% सीट्स मिलेंगी। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। जितना परसेंट वोट का उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट्स आपको मिलेंगी उसी प्रोपोर्शन में। सो इससे एक फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा, छोटी पार्टियों को भी सीट मिलेंगी, और ये इंक्लूसिव है, छोटी छोटी पार्टियों को भी साथ लेकर चलने वाला सिस्टम है। लेकिन इससे कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि एक पूरा बंदा फुली पावर में अकेला नहीं रह पाएगा, इसमें बहुत सारी पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। ये क्या है, इसमें एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों का ही कुछ ना कुछ फीचर होता है। इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली, यानी कि वोटिंग के द्वारा आते हैं, और अदर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू पार्टी वोट शेयर, इसमें पीआर वाला हो जाएगा। तो इसमें मिक्स फीचर्स देखने को मिलते हैं, ऐसा जर्मनी में होता है। अब जर्मनी में क्या है, जो वोटर है ना वो 2 वोट देते हैं। एक वोट होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एमपी एमएलए, एक वोट होगा पॉलिटिकल पार्टी के नाम। सो फाइनल लेजिस्लेचर इज फॉर्म्ड बाय बोथ डायरेक्ट इलेक्शन एंड वोट शेयर। तो ये वोट शेयर कितना है और फाइनली उसने कितना लिया है वोट, उससे बाद में ये रिजल्ट आएगा। सो इससे एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। जर्मनी में ये मिक्स वाला सिस्टम चलता है। इलेक्टोरल सिस्टम्स, सो एफपीटीपी मैंने आपको बता दिया, जो ज्यादा वोट कैंडिडेट लाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, इंडिया इसका एग्जाम्पल है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया, जितना वोट परसेंटेज का है उतनी परसेंट सीट मिलेंगी। इजराइल, नीदरलैंड इसका एग्जाम्पल है। मिक्स सिस्टम बता दिया, एफपीटीपी और पीआर का मिक्सअप होता है इसमें, जर्मनी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे तो इनफ है। लॉ गवर्निंग इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, अब इलेक्शंस जो होते हैं इंडिया में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट कानून बनाता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, ताकि फ्री, फेयर और इम्पार्शियल और ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शंस हो पाए, इसके लिए कानून बनते हैं। अब लॉज क्यों जरूरी हैं, ताकि इससे क्या होगा कि कौन वोट डाल सकता है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट है तो वो कैसे सॉल्व होगा, ये सभी कानून से ही तो चीजें ठीक होंगी ना। अगर कानून नहीं होगा तो इलेक्शन का प्रोसेस कितना खराब होगा। इंपॉर्टेंट इलेक्शन लॉज अगर मैं आपको बताऊं इंडिया में, वो कौन कौन से कानून हैं जो इलेक्शन के लिए बनाए गए हैं, वो अब मैं आपको बता देता हूं। तो पहला लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इसमें क्या है,
ये कानून था 1950 का, जो कि कहता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। एक वोटर लिस्ट वो डॉक्यूमेंट है जहां पर वोटर्स की डिटेल होगी, उसका नाम पता वो कहाँ का है, ठीक है, और वोटर की क्वालिफिकेशन, और इसके अलावा सीट्स कहाँ कहाँ एलोकेट हो रही है, इसके लिए एक कानून बनाया गया था। इससे ये पता चलेगा कि आइडेंटिफाई आप कर पाओगे कि वोट कौन डालने आएगा। फिर 1951 में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आया। इसमें क्या था कि भाई कैसे इलेक्शन कंडक्ट होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की, डिसक्वालिफिकेशंस कैसे हो सकती हैं, इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर, इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट है, कोई ऑफेंस हो गया है तो क्या होगा, तो ये इसमें आया। अब इसके अलावा एक चीज और है, अगर मैं आपको बताऊं, नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। ये क्या है, ऑप्शन है, अगर वोटर्स को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है वोट डालते टाइम, तो वो नोटा का बटन दबा सकते हैं, यानी कि वो किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं किया जा रहा है। तो ये वोटर्स को एक चॉइस मिलती है, पॉलिटिक्स साफ रहती है, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अगर डिटेल में जाऊं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स, ठीक है, इसमें दो एक्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। 1950 वाला एक्ट क्या कहता है कि जो वोटर लिस्ट है उससे रिलेटेड ये पूरा एक्ट है कि वोट डालने वही बंदा आए जो एलिजिबल है। सो इसमें सबसे पहले तो वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, वोटर लिस्ट को रेगुलरली अपडेट किया जाएगा, अगर नया नाम ऐड करना है वो किया जाएगा, जिसकी डेथ हो गई है उसका नाम हटाया जाएगा, जिसने अपना पता बदल दिया है तो उसका नाम भी वहां से हटा दिया जाएगा, ताकि वोटर लिस्ट अपडेट रहे। और अगर कोई वोटर है तो वो इंडियन होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और इसके अलावा कानूनी उसके ऊपर कोई ऐसी चीज ना हो जो उसको डिस्क्वालीफाई करती। एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में इसमें कहा गया है कि भाई लोकसभा में सीट्स होंगी, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स होंगी। इससे क्या होगा, स्टेट्स का अलग मैटर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर अलग चलेगा, दो हाउस बन जाएंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा, वोटर लिस्ट करेक्ट रहेगी अपनी, एलिजिबल वोटर ही इसमें चुनाव में आएंगे वोट डालने, और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस अच्छे से हो पाएंगे। अब 1951 वाला एक्ट क्या है, ये रिलेटेड है इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे, कैंडिडेट के बारे में और इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में इसमें ज्यादा चीजें दी गई हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इलेक्शन कैंपेन्स के रूल्स हैं, पोलिंग कैसे होगी, वोट की काउंटिंग कैसे होगी, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, ये इस एक्ट में दिया गया है। दूसरा है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। इसमें एक कैंडिडेट जो है वो सिटीजनशिप उसकी इंडियन होनी चाहिए, एक एज उसमें दी गई है, डिसक्वालिफिकेशंस भी हैं, अगर कोई भ्रष्ट आदमी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, तो इससे उसको लड़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कि भाई इलेक्शन में आप कितना पैसा लगा सकते हो जिससे कि मनी मसल पावर ज्यादा ना इन्फ्लुएंस डाले, वो एक्ट में नियम दिए गए हैं। और इलेक्शन डिस्प्यूट्स अगर हो जाते हैं, मान लो कोई ब्राइबरी है ना, रिश्वत लेते हुए कुछ ऐसा होता है, या वोटर्स को आप खरीदना चाह रहे हो, गवर्नमेंट का गलत यूज कर रहे हो ऑफिसर्स का, तो आपका इलेक्शन इनवैलिड कहा जा सकता है, ठीक है। इस एक्ट में ये लिखा गया है। ये एक्ट इसीलिए था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें, करप्शन जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं वो कम हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और एक तरीके से इलेक्शंस की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। अदर रूल्स एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू इलेक्शन। अब इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे रूल्स और गाइडलाइंस हैं जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके, हमारे यहाँ पे ज्यादा कोई दिक्कत ना आए। तो एक तो है इलेक्शन सिंबल और पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई इस पार्टी का इलेक्शन सिंबल होगा ताकि उसकी एक पहचान बने, पार्टीज को इजीली पहचाना जा सके। इलेक्शन कैंपेन, यहाँ पे क्या है, रूल्स बनाए जाते हैं, अगर पब्लिक मीटिंग है या स्पीच दे रहे हो या प्रचार कर रहे हो, कैंपेनिंग कर रहे हो, तो वो फेयर तरीके से हो, सही तरीके से हो। पोलिंग एंड काउंटिंग के भी रूल्स होते हैं, वोटिंग प्रोसेस कैसे होगा, पोलिंग बूथ पे क्या क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए, वोट की काउंटिंग कैसे होगी, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, ये इससे रिलेटेड भी सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड भी गाइडलाइंस होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया, ठीक है, कि भाई इलेक्शन सिंबल्स जिससे पहचान हो सके, पॉलिटिकल पार्टीज ये खुद को रजिस्टर करवाती हैं इलेक्शन कमीशन में जाकर, उनको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। इलेक्शन कैंपेन यानी कि ऐसा ना हो वोट खरीद रहे हो या है ना पैसे देकर आप रैली में ले जा रहे हो, हेट स्पीच दे रहे हो, ये सब ना हो। पोलिंग के बारे में बता दिया है,
और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC, यानी कि आप गलत स्पीच मत दो, ठीक है, मिसयूज मत करो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का, कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयां मत लड़वाओ। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, यही इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कैंपेन्स को मॉनिटर करता है, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करता है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चल पाते हैं, ठीक है। तो यही कंक्लूजन बनता है कि इलेक्शन रूल्स भी हैं, इलेक्शन एक्ट वगैरह भी बने हुए हैं, इसीलिए हैं ताकि इलेक्शन का प्रोसेस स्मूथली चल सके। डीलिमिटेशन कमीशन, अब डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। इसमें डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिससे कि आप किसी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एरिया है, उसकी बाउंड्री को फिक्स कर रहे हो, ठीक है, एक लाइन बना दी कि हाँ भाई यहां से यहां तक ये एरिया रहने वाला है। ये इसीलिए होता है, इट इज डन टू एंश्योर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम पॉपुलेशन, ठीक है, कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम ही पॉपुलेशन रहे, ऐसा ना हो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा लोग हैं तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल कम लोग हैं। तो डीलिमिटेशन किया जाता है पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए, और हर वोट की वैल्यू बराबर रहे। तो जब पॉपुलेशन टाइम के साथ बदलती है तो कुछ कुछ एरियाज में तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कहीं कहीं पर बहुत धीरे बढ़ती है। सो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज हैं वो एडजस्ट करनी पड़ती है। मान लो एक ही जगह पर बहुत सारे घर हो गए, बहुत सारे वोटर हो गए, तो फिर उसको डिलिमिटेशन करके उसको 2 वार्ड बना दिए जाते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग कर दी जाती हैं। ऐसा अक्सर पॉपुलेशन ग्रोथ के मैटर में देखने को मिलता है। डिलिमिटेशन इन इंडिया, सो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, स्टेट की जो असेंबलीज हैं, ठीक है, या जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं SC STs के लिए, वहां पर ये डिलिमिटेशन का रूल चलता है, ठीक है, वहां पर ये हो सकता है। तो इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन काम करती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस काम को कर सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, उसके बाद ये काम किया जाता है, ठीक है, ताकि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है, इसका चेयरपर्सन होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होगा। इलेक्शन मेंबर होता है, इसमें द चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कोई इलेक्शन कमिश्नर होता है। स्टेट का एक मेंबर होता है, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसमें हो सकते हैं, ठीक है। सो ये मिलकर काम करते हैं, डिलिमिटेशन वर्क जो है वो यही करते हैं। अब एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को दोबारा बनाना, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है, SC STs के लिए जो अगर रिजर्वेशन देना है किसी जगह पे तो वो यही देखते हैं। और जैसे ही पॉपुलेशन बदली तो उसमें क्या बदलाव लाना है ये करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वलिटी बनी रहेगी, फेयर इलेक्शंस होंगे, एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन रहेगा, डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी और इलेक्शन का प्रोसेस भी स्मूथली चल पाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसका पर्पस भी समझा दिया है। लीगल स्टेटस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन डिसीजंस, अब जो भी इसने डिसीजन ले लिए, मान लो कि इसने कोई कमीशन ने डिसीजन लिया तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, वो चीज माननी ही पड़ेगी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे इसका फाइनल डिसीजन है, ठीक है, नो अथॉरिटी कैन चेंज एंड आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी ऑर्डर्स होंगे वो एक कानून के बराबर ताकत रखते हैं और इससे क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनती है और लोगों का कॉन्फिडेंस भी इस पर रहता है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ये भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया के अंदर और ये इंडिया में इलेक्शंस करवाती है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। और इलेक्शन कमीशन से हमारी डेमोक्रेसी प्रोटेक्टेड रहती है। इलेक्शन सही से हो, कानून के दायरे में हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई गलत काम ना हो इलेक्शन में, इसका काम है इसको देखना। बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की तो इलेक्शन कमीशन की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा संविधान इसको पावर देता है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी रूलिंग पार्टी देश पर ज्यादा इन्फ्लुएंस ना बनाए, इलेक्शन कमीशन पे भी वो इन्फ्लुएंस नहीं बनता किसी का। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन करवाना इसका काम है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसके अंदर कौन कौन होता है इलेक्शन कमीशन में ये समझ लो। एक तो इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इस कमीशन का हेड होगा, जो सारे काम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाया जा सकता है।
अब एक बार अपॉइंट हो गया कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इजीली उसको हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं चलता, इंडिपेंडेंट रह के ये लोग काम करते हैं। अब मेन रोल क्या है इलेक्शन कमीशन का, ये समझो। एक तो भाई इलेक्शन करवाना, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस मॉनिटर करना, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस हो ये देखना, पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट हैं उन पर ध्यान रखना, और मिसयूज ना हो पावर का ये देखना, और जो भी गाइडलाइन और रूल्स हैं इलेक्शन के वो सब फॉलो करवाना। तो ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट का काम जो है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो बहुत सारी पावर है इनके पास, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्शन करवाना, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेट में जो आपकी विधानसभा होती है उसका इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, और इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करना, इलेक्शन के रिजल्ट देना, ये सारी इसकी पावर है, यही इसको इतना पावरफुल बनाता है। और इलेक्टोरल रोल्स भी यही बनाते हैं, वोटर लिस्ट जो होती है, ठीक है, कि सही से नाम है या नहीं है, गलत नाम रिमूव हो गए या नहीं हुए, डुप्लीकेट नाम तो नहीं है, नए वोटर्स जो ऐड किए हैं वो 18 साल के हैं या नहीं है, करेक्ट वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है होना। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ कानून होते हैं कि भाई फेयर इलेक्शन कैंपेन हो, मिसयूज ना हो गवर्नमेंट की मशीनरी का, कोई भी भाई ब्राइब वगैरह ना ले, वोटर्स को कोई भी खरीदे ना, कास्ट को लेकर कोई दंगे फसाद ना हो, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन देखता है। इसके अलावा जो इलेक्शन में कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो उसकी लिमिट यही तय करते हैं, और चेक करते हैं कितना खर्चा किया है, और कैंडिडेट को अपना एक्सपेंस दिखाना पड़ता है इनको जाके, मैंने इतना पैसा लगाया है, ताकि मनी पावर इन्फ्लुएंस ना डाले। और भाई फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, इसमें इलेक्शन अधिकारी होते हैं वहां पे, ठीक है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है ऑफिशियल्स का जरूरत पड़ने पर, सिक्योरिटी फोर्स रहती है जब आप वोट डालने जाते हो वहां पर, और अगर लगता है पोलिंग गलत तरीके से हुई, वोटिंग गलत हुई है, तो रीपोलिंग भी ऑर्डर की जा सकती है, दोबारा से इलेक्शन भी ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को बचाने में ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का। इंडिपेंडेंस की बात करें तो भाई इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से आजाद होता है, और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे कोई किसी का प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क करते हैं अंडर द इलेक्शन कमीशन। द कमीशन कैन कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी को ये रुकवा सकते हैं, इतनी पावर है इनके पास, और इनके डिसीजन हर पॉलिटिकल पार्टी को मानने ही पड़ते हैं, कोई मना नहीं कर सकता उसको मानने से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इलेक्शन पे पूरा कंट्रोल रखेगी, इलेक्शन को करवाएगी। आर्टिकल 325 क्या कहता है कि भाई आप किसी भी पर्सन को उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्स के बेसिस पे। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि हर वोट काउंट होगा, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि हर सिटीजन जो 18 प्लस है उसको वोट डालने का राइट होगा। आर्टिकल 329 क्या कहता है कि यानी कि आर्टिकल 329 बार्स कोर्ट इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, कि इलेक्शन प्रोसेस में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन जो चाहेगा वो कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वोटर के राइट प्रोटेक्ट हो, मिसयूज ना हो पावर का, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों का ट्रस्ट बना रहे डेमोक्रेसी पे, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रोल्स और इन्यूमरेटर्स के बारे में। तो इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी होता है कि भाई हम पूरे कंट्री को डिवाइड करें अलग अलग इलेक्शन एरियाज में, और ताकि आप देख पाओ कि हाँ भाई ये एरिया यहाँ पे आता है। तो इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया होगा, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, जहां पर लोग एक अपना नेता चुनेंगे। समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? सो ये एक इलेक्शन का एरिया होता है। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहां से चुने जाते हैं। अब लोकसभा है तो भाई एक एमपी आएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो एक एमएलए आएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ये सारा काम होता है। अंडरस्टैंडिंग
कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 543 अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले एमपी यहां आकर बैठते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक सीट, यानी कि एक एमपी। सो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या है, लगभग इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको पीछे पढ़ाया है डिलिमिटेशन वाले टॉपिक में भी। और जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो हर एक सीट एक एमएलए को दिखाती है, ठीक है। सो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे आप मान के चलो एमपी आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो बहुत सारे एमएलए वहां पर अंदर जाकर बैठते हैं। तो असेंबली एमएलए के लिए है, लोकसभा एमपी के लिए। वार्ड एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक्सप्लेन। तो लोकल लेवल पे गांव, कस्बे, टाउन्स, वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिसको वार्ड कहा जाता है, और हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। जैसे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब वार्ड कहाँ यूज होता है वर्ड, जब आप पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हो या म्यूनिसिपल इलेक्शंस, आपके नगर निगम के चुनाव होते हैं तो आपके वार्ड से निगम पार्षद चुना जाता है, ठीक है। तो वार्ड एक छोटा एरिया होता है। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पूरी सीट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्टी विंस 60 seats in a state assembly, it means its candidates have won from 60 अलग अलग constituencies, ठीक है। सो स्टेट असेंबली में सीट वर्ड यूज हो रहा है, लोकल लेवल पे वार्ड जो है वो वर्ड यूज होता है। इलेक्टोरल रोल वर्सेस वोटर लिस्ट। देखो, इलेक्टोरल रोल एक ऑफिशियल लिस्ट है, ठीक है, इसको वोटर लिस्ट भी हम कहते हैं, और इसमें उसी का नाम आता है, ठीक है। ओनली दोज पीपल हुज नेम्स आर इन द इलेक्टोरल रोल कैन वोट इन द इलेक्शन। अगर यहां आपका नाम है तभी आप इलेक्शन में वोट डालने जा सकते हो। अब इलेक्टोरल रोल की जरूरत क्यों है, देखो, वोटर्स को आप इलेक्शन वाले दिन तो पहचान नहीं सकते कि भाई ये कौन आ रहा है वोट डालने, तो एक लिस्ट बनाई जाती है बिफोर द इलेक्शन, ठीक है। और इससे क्या होता है, इलेक्शन प्रॉपरली कंडक्ट हो पाते हैं। आपका नाम है अगर इस रोल में तो आपके पास राइट है, अब जाओ बटन दबाओ अंदर जाके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, देखो, इस वर्ड का मतलब है कि इंडिया का हर वो सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है उसको वोटिंग का पूरा राइट है। यहां कोई भेदभाव नहीं होगा, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, पैसा, किसी चीज का भेदभाव नहीं होगा। 18 से ऊपर हर कोई वोट देगा, सभी को एक वोट मिलेगा, एक बार ही डाल सकता है और वोट की वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो लोगों पे क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं या लोग थोड़े से दिमागी रूप से ठीक नहीं है तो ये एक्सेप्शन है, इनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अब इलेक्टोरल रोल एंड एपिक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, हर इलेक्शन शुरू होने से पहले इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, नाम ऐड किए जाते हैं, जो नए वोटर्स हैं, जो पुराने हैं जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ पे एक पहचान पत्र होता है जिसको इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड या एपिक कार्ड भी कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पहचानने के लिए होता है, ये इसलिए होता है ताकि कोई किसी की नकल करके तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आप वोट डालने जाओगे तो ये एपिक कार्ड आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। यही वैलिड एक आइडेंटिटी है जो एक्सेप्टेड होती है जब आप वोट डालने जाते हो। सो ये क्या है कि इलेक्टोरल रोल्स अगर आपके पास हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, फेक वोटिंग नहीं होगी, ठीक है, और फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे और सभी को वोटिंग का राइट मिल पाएगा, सभी को इक्वल राइट्स जो है वोटिंग के मिल पाएंगे। अब एक वर्ड है यहाँ पे इन्यूमरेटर, इसका मतलब क्या होता है, ये एक अधिकारी होता है जो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर और अपडेट करने का काम करता है, ठीक है। सो इलेक्टोरल रोल क्या है, वोटर लिस्ट है, वोटर्स का नाम उसमें दिया होता है। अब वो कंप्लीट है, अपडेट है, सही है, ये इन्यूमरेटर का काम है। ये घर घर जाएगा, इंफॉर्मेशन लेगा कि भाई ये व्यक्ति है, जिंदा है या मर गया, उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, उसकी एज कितनी है, एड्रेस क्या है ना, और जो लोग एलिजिबल हैं उसको ऐड करेगा, जो लोग इनकरेक्ट एंट्रीज हैं उसको रिमूव करेगा, डुप्लीकेट को रिमूव करेगा, जो आउटडेटेड हो गया है डेटा उसको रिमूव करेगा। ये है इन्यूमरेटर जो कि एक अधिकारी होता है। अब इन्यूमरेटर्स जो होते हैं ना, ये इन्हीं की वजह से वोटर लिस्ट करेक्ट आ पाती है, इलेक्शन सही हो पाते हैं, एलिजिबल सिटीजन्स का नाम आ पाता है, डुप्लीकेट वोटर्स हट जाते हैं। तो
अब यहाँ पे एक फैक्ट है, जो ईवीएम है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये क्यों यूज करना स्टार्ट किया हमने कि भाई बटन दबाकर वोट डाल दो, ठीक है, ताकि फास्ट, एक्यूरेट और इजी टू काउंट है ये, और इससे क्या होता है कि एरर कम होते हैं और क्विकली आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो। तो एवरी वोट एवरी वॉइस आवर डेमोक्रेसी, कुल मिला के यही है जो मैंने आपको बताया कि इन्यूमरेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है सही डेटा लाने में। बात करें पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, लोगों का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, उनका एक अपना पॉलिटिकल आइडिया है, अपना बिलीफ है, अपनी पॉलिसीज है, भाई ग्रुप बनाया, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है ना, पार्टी बना दी, इलेक्शंस जीतेंगे तो सरकार बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जरूरी है, इससे लोगों को एक चॉइस मिलती है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंपटीशन चलता है। कैसा लगेगा अकेला बंदा चुनाव लड़ने जा रहा है, भाई पार्टी होगी तो ऑर्गेनाइज लगेगा सब कुछ, लोगों से जुड़ पाओगे, पॉलिसीज बना पाओगे, सरकार बना पाओगे, ये है पार्टी सिस्टम। अब इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर चुनाव लड़ती हैं। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, रिलीजन, कल्चर, सोशल ग्रुप्स भी बहुत सारे अलग अलग हैं। तो एक तो हमारे यहाँ होती है नेशनल पार्टीज जो बहुत बड़े लेवल पर काम करती हैं और बहुत ज्यादा स्टेट्स में इनका नेटवर्क होता है और ये लगभग हर इलेक्शन लड़ती हैं। इनका फोकस होता है देश के बड़े इश्यूज पे, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, देश में यूनिटी बनी रहे। सो नेशनल पार्टीज क्या करती हैं, सरकार बनाती है नेशनल लेवल पे, ठीक है, गिविंग कॉमन पॉलिटिकल डायरेक्शन टू द कंट्री, पूरे देश में एक जैसी पॉलिसीज ये लागू करती हैं, जैसी इनकी आइडियोलॉजी होगी, यूनिटी मजबूत होगी, नेशनल इश्यूज को ये उठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। रीजनल पार्टीज भी होती हैं, ये छोटी छोटी पार्टीज हैं जो सिर्फ या तो एक स्टेट में है, थोड़े बहुत स्टेट में है, छोटे लेवल पर जो अपने रीजनल इश्यूज हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोकल लोगों के इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती है, ये रीजनल है, छोटे मोटे मैटर्स के लिए बनाई गई है, ये लोकल इश्यूज को ही सिर्फ आवाज देती हैं। और कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या इतनी पार्टियां हैं, कभी कभी किसी एक पार्टी को ही सारी मेजोरिटी मिल जाए, जरूरी तो नहीं है, तो ऐसे में 2, 3, 4, 10 पार्टियां मिलकर भी सरकार बनाती है, तो इसको ही कोएलिशन या गठबंधन कहते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट, भाई इसमें कोऑपरेशन चाहिए, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ओपिनियंस रिप्रेजेंट आप कर पाओगे, ठीक है, और दूसरे पार्टीज को भी स्पेस मिलेगा, डिस्कशंस बढ़ेंगे और डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर ज्यादा से ज्यादा अलग अलग पार्टी वाले लोग आएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी, तो देखो एक तो पार्टी होगी तो लोगों को ये रहेगा कि हाँ भाई हमारी आवाज कोई रख रहा है, ठीक है, लोग कंपेयर कर पाएंगे कि भाई वो पार्टी तो ये कहती है, वो पार्टी तो कहती है हम ये करेंगे, तो ये हो पाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज से क्या होगा, लोग इन्वॉल्व रहेंगे इलेक्शन कैंपेन में, पब्लिक मीटिंग्स में, डिस्कशंस में, सोशल एक्टिविटीज में, और एक कंपटीशन बना रहेगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, एक मजा आएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, अगर हार गए तो पावर का ट्रांसफर करना पड़ेगा, अब फिर दूसरा कोई नेता आएगा, ठीक है, वो आगे सरकार चलाएगा। तो यही है, पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले अपनी पॉलिसी, जो भी आप काम करना चाहते हो, प्रोग्राम है, आप जनता को बताओगे कि क्यों आपको चूज करना चाहिए। फिर है आप अपने कैंडिडेट को बताओगे, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंडिडेट बताएंगी, नॉमिनेशन होगा उसका कि भाई इस पार्टी के सिंबल से ये लड़ेगा, बीजेपी से ये लड़ेगा, आम आदमी से ये लड़ेगा, ये पार्टी का काम है। और जो पार्टी जीतेगी उसको सरकार चलानी पड़ेगी, कानून बनाने पड़ेंगे, पॉलिसीज जो थी फिर उसको इंप्लीमेंट करना होगा, बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों के बीच और सरकार के बीच ब्रिज का काम करती है, लोग अपनी आवाज पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाएंगे, वो फिर सरकार तक पहुंचाएगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो इसी के साथ इलेक्टोरल सिस्टम्स और इलेक्शंस वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।